कैसे इन शहरों में आकर बस जाते हैं और वोटर भी बन जाते हैं। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज 20-20 रुपए में बन जाते हैं। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और फर्जी इनकम सर्टिफिकेट भी सस्ते में बन जाते हैं। फिर नकली सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन भी बिना ज्यादा खर्च के हो जाता है और उसके आधार पर असली आधार कार्ड, असली पैन कार्ड और वोटर कार्ड सब कुछ बन जाने में कोई मुश्किल नहीं होती। यानी 20 रुपए में बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के नागरिक बन जाते हैं। वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, वोट डालने का हक हासिल कर लेते हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं और आपके पेट पर लात मारते हैं। यह खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के 11 मेंबर्स को पकड़ा। इनमें से 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं और सिर्फ दिल्ली नहीं, आज असम से लेकर केरल तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ, चौंकाने वाले खुलासे हुए। जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो यह है कि बांग्लादेश के जिस शख्स को असम पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया उसके तार अल कैदा से जुड़े हैं। वो अंसार उल्लाह बांग्ला टीम का एक्टिव मेंबर था। इस संगठन पर भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और बांग्लादेश में प्रतिबंध है, बैन लगाया हुआ है। लेकिन यह बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में अंसार उल्लाह के लिए स्लीपर सेल नेटवर्क का तैयारी कर रहा था। इसी तरह महाराष्ट्र में आज जो बांग्लादेशी पकड़े गए वो वोटर बन चुके थे। आश्चर्य की बात यह है कि लोकसभा, विधानसभा के इलेक्शन में इन्होंने वोट भी डाले, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आज चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए मुहिम चलाई जाएगी, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे और बांग्लादेशियों को जल्दी से जल्दी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या बांग्लादेशियों को पकड़ना इतना आसान है? अगर पकड़ भी लिया तो उनको डिपोर्ट करना कितना मुश्किल होगा, यह समझने की कोशिश करेंगे आज की बात में। बांग्लादेशी भारत में किस रास्ते से घुसते हैं, दिल्ली तक कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे भारत के नागरिक बन जाते हैं, कैसे वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, उनकी मदद कौन कौन करता है, आज इन सब बातों का खुलासा होगा आज की बात में। सबसे पहले दिल्ली के केस की बात करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के पकड़े जाने की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। हुआ यह कि 20 अक्टूबर को संगम विहार इलाके में सेंटू शेख नाम के शख्स की हत्या हो गई थी। पुलिस इस मर्डर केस की जांच कर रही थी। पुलिस ने सेंटू शेख के घर की छानबीन की तो 21 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड और 4 वोटर आईडी मिले। सारे दस्तावेज असली थे। जिन लोगों के वोटर कार्ड थे, पुलिस ने उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो पता लगा वो चारों बांग्लादेशी हैं। अब ये तो आपने देख लिया कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए भारत में कितने आराम से रहते हैं और उन्हें निकालना कितना मुश्किल काम है। अब मैं आपको बांग्लादेश की तस्वीरें दिखा देता हूं, जहां हिंदुओं के लिए रहना और जीना मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी बांग्लादेश में हिंदुओं के पूजा पाठ पर रोक लगा रहे हैं। ताजा मामला बांग्लादेश के रंगपुर जिले का है। यहां कट्टरपंथियों ने हिंदू बहुल इलाके पर हमला बोला, मंदिर में कीर्तन कर रहे हिंदू की पिटाई की। क्योंकि इस इलाके में हिंदू मंदिर में इकट्ठे होकर भजन कीर्तन कर रहे थे, कट्टरपंथियों ने धमकी दी थी मंदिर की घंटियों की आवाज और कीर्तन की धुन मंदिर के बाहर सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ही मंदिर में कीर्तन शुरू हुआ, हमला हो गया, भक्तों के साथ जमकर मारपीट हुई और कीर्तन बंद करा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आज ये क्लियर हो गया कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को जानबूझकर जलील करना चाहती है। आज हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को करीब 3.5 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा और थाने से यह कहकर वापस भेजा कि जरूरत पड़ेगी तो कल फिर हाजिरी देनी होगी, पूछताछ के लिए फिर पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। इसलिए अल्लू अर्जुन अपना टाइम खाली रखें। अल्लू अर्जुन को कल रात हैदराबाद पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया। सुबह 11 बजे थाने में पेश होने का हुक्म जारी हुआ। पुलिस के नोटिस में कहा गया कि 4 दिसंबर को
संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान जो भगदड़ मची थी, उस केस में पूछताछ की जानी है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के दूसरे नेता अल्लू अर्जुन से स्कोर सेटल करने में लगे हैं, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में कांग्रेस के नेता डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर अमित शाह को घेरने में लगे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज देश भर में होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, मुंबई से लेकर कोलकाता तक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बाबा साहब अंबेडकर के पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और सबने एक ही बात कही, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। बीजेपी के नेता बाबा साहब से नफरत करते हैं। अमित शाह का बयान इसका सबूत है। योगी के साथ योगी की पुलिस भी एक्शन में है। यूपी पुलिस ने लखनऊ में बैंक के 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों रुपए की लूट करने वाले गिरोह का 48 घंटे के भीतर करीब करीब सफाया कर दिया। 3 बदमाश तो कल ही पकड़े जा चुके थे, 2 का आज एनकाउंटर हो गया। पहला एनकाउंटर लखनऊ में हुआ और दूसरा गाजीपुर में। दोनों एनकाउंटर्स में एक एक लुटेरा मारा गया। हैरानी की बात है कि लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर करोड़ों की लूट को अंजाम देने वाला गिरोह बिहार का है। 7 लुटेरों के गैंग ने बिहार से लखनऊ आकर करोड़ों की लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने 48 घंटे के भीतर लूट का ज्यादातर माल बरामद कर लिया। दूसरी तरफ पंजाब की पुलिस क्या कर रही है, यह देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पंजाब पुलिस ने थानों और पुलिस चौकियों को अपराधियों के हमलों से बचाने के लिए एक नायाब तरीका निकाला है। पंजाब में सभी पुलिस स्टेशन के चारों तरफ ऊंचा ऊंचा नेट लगाया जा रहा है। थाने के ऊपर भी नेट लगा दिया गया है, जिससे कोई अपराधी दूर से पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड न फेंक सके। असल में पिछले 1 महीने में अमृतसर से लेकर गुरदासपुर तक 8 पुलिस स्टेशन और चौकियों पर हैंड ग्रेनेड से हमले किए गए। हालांकि ग्रेनेड अटैक करने वाले 3 आतंकवादी कल यूपी के पीलीभीत में पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन पंजाब पुलिस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी परेशान करने वाली खबर आई। भोपाल के जागीराबाद इलाके में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। 2 पक्ष के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे, चाकू छुरी और तलवारें चली। 6 लोग घायल हो गए हैं। जहांगीराबाद में मुस्लिम और सिखों की मिलीजुली आबादी रहती है। फैज नाम के लड़के उस इलाके में थे जिनकी सिख लड़कों के साथ 2 दिन पहले कासुनी हुई थी। उस वक्त मामला निपट गया था, लेकिन आज फिर झगड़ा हुआ और मामला खून खराबे तक पहुंच गया। पता ही चला कि 2 दिन पहले सिखों की बस्ती के बीच से फैज नाम का लड़का बाइक पर बहुत स्पीड से निकला। रास्ते में कुछ बच्चे बाल बाल बच गए। आसपास मौजूद महिलाओं ने फैज को रोका, समझाने की कोशिश की। इसी दौरान फैज ने चाकू से रघुवीर नाम की एक सिख युवक पर हमला कर दिया। एक महिला पर भी चाकू से अटैक किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। हालांकि सिखों की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज सिख कम्युनिटी के लोगों ने बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा शुरू किया, तो मुस्लिम पक्ष भी सड़क पर आ गया और इसके बाद हालात खराब हो गए। महाराष्ट्र असेंबली में इलेक्शन में करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को और इलेक्शन प्रोसेस को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जो जो सवाल उठाए थे, आज इलेक्शन कमीशन ने उनका डिटेल में जवाब दिया। कांग्रेस ने 20 पेज की शिकायत भेजी थी, आज इलेक्शन कमीशन ने 66 पन्नों का जवाब भेज दिया। कांग्रेस का सबसे बड़ा इल्जाम था कि महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले 50 विधानसभा सीटों पर वोटर लिस्ट में 50,000 नए वोटर्स के नाम जोड़े गए और इनमें से 47 सीटों पर महायुति को जीत मिली, कांग्रेस की हार हुई। लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इस आरोप को सरासर गलत बताया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि जुलाई से नवंबर के बीच सिर्फ 6 विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट में
पूरी जांच पड़ताल के बाद नए नाम जोड़े गए। इसलिए नए वोटर्स की वजह से 47 सीटों पर महायुति की जीत कैसे हो सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला किया। यह फैसला रेप विक्टिम्स और एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद के लिए है। हाईकोर्ट ने कहा, अगर कोई रेप विक्टिम या एसिड अटैक से पीड़ित लड़की किसी हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसे बिना देरी के मुफ्त इलाज देना कंपलसरी है। कोर्ट ने कहा, रेप विक्टिम या एसिड अटैक से घायल लड़की का आई कार्ड देखना, पुलिस को बुलाना, कानूनी खाना पूर्ति करना, ये सब जरूरी नहीं है। सबसे पहले विक्टिम को अच्छे से अच्छा और मुफ्त इलाज दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल सरकारी हो, प्राइवेट हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रेप पीड़ितों को फ्री और तुरंत मेडिकल हेल्प मुहैया करवाएं।